दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का 80% क्रूड सिर्फ दो पतली सी समुद्री रास्तों से गुजरता है। अगर ये रास्ते बंद हो जाएं तो दुनिया ठप्प हो जाएगी। एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ मलाका। रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से दुनिया में कितना भूचाल मचा है वो तो सबने देखा। पर अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद हो जाए तब क्या होगा? या अगर मैं ये कहूं कि इंडिया इस स्ट्रेट को बंद कर दे तो क्या होगा? जी हां, आपने सही सुना। स्ट्रेट ऑफ मलाका इंडिया के अंडमान कोस्ट के पास ही है और इस पर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करके इंडिया ग्लोबल ट्रेड राउट को कंट्रोल कर सकता है। पर इंडिया की नीयत इस जगह पर कुछ वैसा नहीं करना है, बल्कि इंडिया तो चाहता है कि इस जगह को स्ट्रैटेजिकली यूज करके करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाया जाए, जिससे ग्लोबल ट्रेडर्स का भी फायदा हो और इंडिया का भी। आज के वक्त इंडिया खुद को एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता है, जिसके लिए कई सारे स्ट्रैटेजिकल न्यू प्रोजेक्ट्स प्लान किए जा रहे हैं। एनर्जी आत्मनिर्भर बनने के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम इन नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि इन दो चोक पॉइंट्स को इंडिया कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ये काफी दिलचस्प होने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का अपने सबसे नैरो पॉइंट पर फिलिप चैनल्स के पास सिर्फ 2.7 किलोमीटर चौड़ा है। सोचिए, दुनिया के 40% ट्रेड का बोझ उठाने वाला रास्ता इतना पतला है कि अगर एक बड़ा कार्गो शिप यहां गलती से भी फंस गया तो पूरा ग्लोबल ट्रेड ठीक वैसे ही रुक जाएगा जैसे 2021 में सुएज कैनाल में एवर गिवन शिप के फंसने से हुआ था। इंडिया अपने 100वें इंडिपेंडेंस डे यानी 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट होने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी अचीव करे और 2047 तक इसे 1800 गीगावाट तक ले जाए। पीएम सूर्य घर जैसे स्कीम्स से हर घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया खुद को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना चाहता है, जिसके लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। इंडिया का प्लान ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनना है। इससे हेवी इंडस्ट्रीज और बड़ी ट्रक्स बसेज में डीजल के जगह हाइड्रोजन यूज होगा, जिससे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल भारी मात्रा में कम हो सकता है। भारत अपने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाने का प्लान कर रहा है, जो अभी सिर्फ 7 से 8 गीगावाट है। इसके लिए नए रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs पर काम चल रहा है, ताकि 24 घंटे सातों दिन बिना पोल्यूशन वाली बिजली मिले। जब तक इन मेजर प्रोजेक्ट्स पर काम चलेगा, तब तक इंडिया अपने ऑयल रिजर्व्स को यूटिलाइज करने की प्लानिंग कर रहा है, जो इन मॉडर्न एनर्जी और कन्वेंशनल एनर्जी के ब्रिज को फील करेगी और इंडिया की तेज रफ्तार को ईंधन देगी। इंडिया अपने समुद्री इलाकों, खासतौर पर अंडमान और बे ऑफ बंगाल में तेल और गैस की खोज तेज कर रहा है। समुद्र की गहराई से तेल निकालने के लिए नए ब्लॉक्स की ऑक्शन हो रही है, ताकि ये हमारे ईंधन के जरूरत को तब तक पूरा करे जब तक हम पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट नहीं हो जाते। इंडिया अपने ऑयल आउटपुट को बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने वाला है। अंडमान और केरला कोंकण बेसिन को मोनेटाइज करने की प्लानिंग कर रहा है। अपने डीप सी में सबमरीन्स भेजकर और रिसोर्सेज खोजने की तैयारी भी चल रही है और अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को डबल करने की प्लानिंग भी है। आज के टाइम इंडिया की स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वाइजैग, पडूर और मंगलोर में है, जो 11 दिन के करीब रिजर्व पेट्रोल स्टोर कर सकती है और इसको बढ़ाकर इंडिया नए केवर्स बनाने वाला है ओडिशा और कर्नाटक में, जो इसके कैपेसिटी को डबल कर देगा। इंडिया ने यूएसए और यूएई के साथ मिलकर उनके देशों में भी अपना तेल स्टोर करने या उन्हें इंडियन रिजर्व्स में इन्वेस्ट करने के लिए डील्स की है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई भी रुकावट आने पर भारत सेफ रहता है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स के अलावा भारत की सरकारी ऑयल कंपनीज के पास हमेशा 64 से 65 दिन का स्टॉक रहता है। इसका मतलब है कि अगर आज सप्लाई बंद हो जाए तो देश 80 से 90 दिनों तक बिना किसी इंपोर्ट के चल सकता है। पर आज की जियोपॉलिटिक्स बहुत अलग है। हमें सिर्फ अपने नीड्स की सोर्सिंग नहीं, बल्कि उनकी सेफ्टी और अल्टरनेटिव को भी मेंटेन करना पड़ता है। एक ऐसा ही स्ट्रैटेजिकल मूव इंडिया स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास अपनी पहुंच बढ़ाते हुए कर सकता है। चलिए इसको आगे अच्छे से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का ये जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, ये जमीन के ऊपर बने बड़े बड़े स्टील टैंक्स में नहीं रखा जाता, बल्कि इसे जमीन के गहराई में पत्थरों को काट कर बनाया गया विशाल रॉक कैवर्न्स में स्टोर किया जाता है।
ये गुफाएं इतनी बड़ी होती है कि इनके अंदर पूरा का पूरा कुतुब मीनार आराम से समा सकता है। जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और सुएज कनाल के ब्लॉकेज से दुनिया भर में उथल पुथल मच जाती है, उसी तरह स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ब्लॉक होने से पूरी दुनिया में, खासकर कि चाइना में उथल पुथल मच सकती है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एक पतली सी वाटरवेज है जो सुएज कैनाल से भी ज्यादा बिजी है और दुनिया की 40% ट्रेड यहां से होकर गुजरती है। चाइना अपना 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट इसी रास्ते से करता है। चाइना को हमेशा डर रहता है कि अगर इंडिया या यूएसए के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हुआ तो वो मलाक्का को ब्लॉक कर देंगे और चाइना की एनर्जी सप्लाई बंद हो जाएगी। इस डर को ही मलेक्का डिलामा कहा जाता है। इस पतले रास्ते में किसी भी तरह से ब्लॉकेज आया तो चाइना की हालत पतली हो सकती है, पर इंडिया का यहाँ पर ऐसा कोई प्लान नहीं है, बल्कि इंडिया यहाँ पर अपने अंडमान के टेरिटरीज में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स करना चाहता है जो ट्रेड शिप्स और इंडिया दोनों के लिए फायदेमंद हो। इंडिया अब अंडमान में ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहा है। इसका मकसद है कि दुनिया के बड़े कार्गो शिप्स को सिंगापुर जाने के बजाय अंडमान में रुकने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। इससे इंडिया को ना सिर्फ पैसे मिलेंगे बल्कि इस पूरे रीजन पर हमारा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और मजबूत हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में अभी कई चैलेंजेस आ रहे हैं और इसके ऊपर मैंने कई डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आपको मेरे प्लेलिस्ट्स में मिल जाएगी। इसी रीजन में इंडिया ने अपना ट्राई सर्विस कमांड भी खोला है, जिससे टेंस सिचुएशन में इस रीजन में इंडिया अपनी सुप्रेमेसी बना सके। पर इतिहास गवाह है कि इंडिया कभी भी जंग नहीं चाहता। इंडिया एक पीसफुल देश है, पर चाइना और यूएसए के रवैये को देखते हुए इंडिया को अपनी सेफ्टी का ध्यान तो रखना ही होगा। इंडिया यहां डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके उन देशों के ग्रुप में शामिल होना चाहता है जो इस स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। इंडिया का प्लान सिंपल है, कंट्रोल द गेट। मलाक्का स्ट्रेट का एंट्रेंस है 6 डिग्री चैनल जो हमारे ग्रेट निकोबार के एकदम पास है। यहां पर एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाकर हम कोलंबो और सिंगापुर में शिप्स के लोड को डाइवर्ट कर सकते हैं। पर यह तो फ्यूचर की बात हुई, लेकिन आज के डेट में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है, उससे इंडिया कैसे टैकल कर सकता है, चलिए इसे आगे समझते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो बाबेल मैंडेब स्ट्रेट है जहां आजकल इतना तनाव है, अरेबिक में इस नाम का मतलब होता है गेट ऑफ टीयर्स, यानी आंसुओं का दरवाजा। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सदियों पहले इस पतले और खतरनाक रास्ते पर इतने ज्यादा शिपरेक्स होते थे और इतने सेलर्स की जान जाती थी कि लोग इस रास्ते से गुजरने में भी डरते थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉकेज से बचना है तो सबसे सिंपल तरीका है उस पर डिपेंडेंसी कम करना, पर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि इंडिया के मेजर गैस एंड तेल कतर, यूएई और सऊदी अरबिया जैसे देशों से आते हैं जहां से शिप्स को आने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करना ही होगा। पर इसके कुछ ऑल्टरनेटिव है जैसे पेट्रोलाइन, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। सऊदी अरेबिया की ये पाइपलाइन क्रूड ऑयल को रेड सी तक पहुंचाती है जिससे हॉर्मूज को बाईपास किया जा सकता है। अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, यह पाइपलाइन यूएई के तेल को सीधा फुजायरा पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान तक ले जाती है जो हॉर्मूज के बाहर है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह एक मेगा प्रोजेक्ट है जो भारत को यूएई, सऊदी अरेबिया और यूरोप से रेल और शिप के जरिए जोड़ेगा, जिससे मैरीटाइम चौक पॉइंट्स पर निर्भरता कम होगी। हालांकि टेंस सिचुएशन में तो इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। रेड सी के रास्ते पर भी खतरा कम नहीं है। यहाँ हुथीज बाब एल मंदेब पर कई सालों से कब्जा कर बैठे हैं और शिप्स के लिए खतरा भी है। बाबेल मैंडेब एक बहुत पतला रास्ता है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडेन या इंडियन ओशियन से जोड़ता है। ये येमेन और अफ्रीका के जिबौती के बीच में स्थित है। भारत ने इस पॉइंट के पास अपनी इंडियन नेवी, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को तैनात किया है ताकि इंडियन मर्चेंट शिप्स को ड्रोन्स और मिसाइल अटैक से बचाया जा सके। और शायद अब वक्त आ गया है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अपने मिलिट्री स्टैंसेस को चेंज करे और साथ में अपने डिप्लोमेटिक डोमिनेंस का भी इस्तेमाल किया जाए। इसमें रशिया इंडिया का एक बड़ा पार्टनर बन सकता है। चलिए इसको आगे देखते हैं, पर अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे मैक्सिमम ऑडियंस चैनल देखते तो है पर इसे सब्सक्राइब नहीं करते। इस काम को जरूर से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये जो रशिया का शैडो फ्लीट है ये एकदम हॉलीवुड स्पाई मूवीज की तरह काम करता है। ये टैंकर्स समुद्र के बीचों बीच अपना AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और GPS ट्रैकिंग बंद कर देते हैं। इस ट्रिक को मार्टाइम लैंग्वेज में गोइंग डार्क या स्पूफिंग कहते हैं।
जिससे वेस्टर्न सैटेलाइट्स और रडारों को पता ही नहीं चलता कि लाखों बैरल तेल कहां जा रहा है। 2026 में वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है। इस दौरान रशिया भारत के लिए एक सबसे बड़ा और भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरा है। हाल ही में कई ऐसे रशियन ऑनियल टैंकर्स जो पहले चाइना के रिझाओ और चिंगदाओ पोर्ट्स की तरफ जा रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में साउथ चाइना सी से डाइवर्ट करके भारत की तरफ भेज दिया गया है। इक्वा टाइटन नाम का एक बड़ा टैंकर है जो यूरल्स क्रूड ओनियल लेकर चाइना जा रहा था, लेकिन अब यह न्यू मैंगलोर पोर्ट की तरफ मुड़ गया है। सुजमैक्स टैंकर कजाक रशियन सीपीसी ब्लेंड तेल लेकर सिक्का पोर्ट रिलायंस की तरफ डाइवर्ट हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में कम से कम 7 बड़े रशियन टैंकर्स ने अपनी मंजिल बदलकर भारत कर दी है। रशिया अपने तेल को भारत तक पहुंचाने के लिए शैडो फ्लीट यानी वो टैंकर्स जो वेस्टर्न इंश्योरेंसेज एंड रूल्स के बाहर काम करते हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है। इससे वेस्टर्न सैंक्शंस का असर भारत की सप्लाई पर नहीं पड़ रहा। भारत और रशिया अब रुपये, रूबल्स या दिरहम यूएई करेंसी में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, जिससे डॉलर की जरूरत कम हो गई है और टैंकर्स को जल्दी क्लियरेंस मिल रही है। मतलब सीधा सीधा बात यही है कि एक बार फिर रशिया इंडिया के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर खड़ा हुआ है। एक तरफ जहां अमेरिका इंडिया पर सैंक्शन लगाने की धमकी देता है, अमेरिकन डिप्लोमेट कहते हैं कि वो इंडिया को चाइना की तरह डेवलप नहीं होने देंगे, और एक अमेरिकन सिटीजन इंडो म्यांमार बॉर्डर पर एक ट्रेनिंग कैंप चलाते पकड़ाता है। ये अमेरिका की नीयत की झलक दिखाता है। अमेरिका के अचानक के अटैक के वजह से आज क्रूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के सैंक्शन के वजह से ही इंडिया के ईरान के साथ टाइज टूटे और ईरान में चाबहार पोर्ट का फ्यूचर अंधेरे में चला गया। ऐसे में इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी के तारों को कसने की सख्त जरूरत है, और ये देखने वाली बात होगी कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 के तरह चल रही इस सारे जंग का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कभी फ्यूचर में रशिया और इंडिया के बीच ओमान सी से होते हुए डीप सी पाइपलाइंस बनती है, तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और डीप अंडर वाटर इंजीनियरिंग का मार्वल होगा। समुद्र के इतने गहरे प्रेशर में पाइपलाइन बिछाना इतना मुश्किल है कि वहां अंडर वाटर रोबोट्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां तक इंसान डाइव नहीं कर सकते, और सबमरीन को भी स्पेशली बनाना पड़ता है ताकि वो इस प्रेशर को झेल पाए। इंडिया अपने एनर्जी नीड्स के लिए डोमेस्टिकली तो काम कर ही रहा है, जिसके ऊपर तो मैंने कई वीडियोस बनाई है, पर इंटरनेशनली भी कई काम कर रहा है। रशिया से ओनियल लेने के लिए पाइपलाइंस भी प्लान किए गए हैं। एक नया आइडिया चल रहा है कि रशिया से तेल और गैस को पाइपलाइन के जरिए ईरान लाया जाए और फिर ईरान से एक अंडरसी पाइपलाइन सीधा गुजरात, इंडिया तक बिछाई जाए। इससे हॉर्मुज और मलाक्का दोनों बाईपास हो जाएंगे। रूस से इंडिया तक सबसी पाइपलाइंस बिछाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर इस तरह के लैंड पाइप्स बिछाए जा सकते हैं और साथ में पाकिस्तान को भी बाईपास कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि ईरान में अभी जंग की स्थिति है और ऐसे में कोई भी प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करना अभी रिस्की है। पर हालात सुधरते ही इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक टाइज उन कंट्रीज से सुधारने पड़ेंगे जिन पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम हो। इसमें आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को डेवलप नेशन बनते देखना चाहते हैं? क्या इंडिया को अब अपनी डिप्लोमेसी चेंज करने की जरूरत है, या इंडिया वेस्टर्न देशों के साथ मिलकर ही डेवलपमेंट हासिल कर सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।